अभी तक हमने देखा कि एंडी जो कि इमोर्टल है वो अनलकी फुको से मिलता है। दोनों पकड़ा पकड़ी खेलते हैं, तितली खेलते हैं और फिर वो एक खुफिया जगह पर जाते हैं जहाँ एंडी फुको के बाल काटता है और उसका सिर कट जाता है। फिर वो बदमाशों की चटनी निकालता है और एक एस्टेरॉइड का सामना करता है पर उसको कुछ नहीं होता और फुको की पप्पी से खुश होकर वो फुको की रील बनाने के लिए उसके पीछे लग जाता है। फिर फुको सोचती है कि कैसे उसके अल्लक के कारण हमेशा लोग मारे जाते हैं, जिसके ख्याल से उसे ऐसे लगने लगता है कि वो जीने लायक नहीं है। हालांकि एंडी के साथ उसकी मुलाकात हुई जिसने उसे मनोरंजक समझा पर वो उससे नफरत करने लगी। फिर उसके साथ होने से उसे लंबे समय तक जीने का एक कारण मिला पर उसकी खुशी कुछ ही टाइम के लिए थी क्योंकि हमारे अश्लील हॉर्नी एंडी ने उसे पकड़ लिया जो बिना थके उसे घंटों तक आनंद दे सकता है। वो अल्लक के सबसे बड़े झटके को बाहर निकालना चाहता है जिससे उसको एहसास होता है कि उसको फुको के साथ टपटप करना चाहिए ताकि वो जल्दी मरकर दुनिया को अलविदा कह सके। एंडी जल्दी में है लेकिन फुको गुस्से में है और चाहती है कि एंडी रुक जाए। उसका मानना है कि एंडी उसे मरने के लिए एकमात्र हथियार के रूप में देखता है, एक हथियार जिसमें 2 बड़ी फुटबॉल लगी है और फुको वहां से भागने की कोशिश करती है। फुको का मानना है कि उन्हें पहले एक दूसरे को पसंद करना होगा। फुको एंडी को समझाती है कि उसने उसकी माँ, पिता और उसके अलावा उसके जो दादाजी थे उसको भी पप्पी करी थी जिनके नकली दांतों से वो काफी ज्यादा डरती थी। उसकी पप्पी से उसके दादा की तीसरी टांग में मोच आ गई, मेरा मतलब है कि उसके पैर में मोच आ गई थी। फिर 3 साल बाद वो भगवान को प्यारे हो गए लेकिन उसकी पप्पी और उनकी मौत में काफी टाइम का फासला था जिससे पता चलता है कि इसमें उसके अल्लक की कोई गलती नहीं थी। जिससे फुको ने निष्कर्ष निकाला कि जितना ज्यादा वो किसी को पसंद करती है उतना ही बड़ा उसके अल्लक का झटका होता है। वह एंडी को चेतावनी देती है कि यदि वो उसकी गुफा में घुसने की कोशिश करेगा तो वो उससे नफरत करने लगेगी जिसके कारण जो अल्लक उसे मिलेगा वो बेकार होगा और जिसके कारण उसको उसकी मौत भी नहीं मिल पाएगी। एंडी तुरंत स्थिति को समझ जाता है। उसका कहना है कि उनका नया गोल ये सुनिश्चित करना है कि फुको अपने सबसे बड़े अल्लक के टाइम तक ना मरे। फुको उसकी बात सुनकर हैरान है और वो आगे बढ़ने लगता है। उन्हें भागने की जरूरत है क्योंकि नेगेटर्स नाम का एक ग्रुप उनका पीछा कर रहा है और उनका काम उनकी जैसे अनजान रहस्यमयी लोगों को पकड़ना है। एंडी फुको को अपने कमरे में ले जाता है जहाँ काफी सारे हथियार हैं जो किसी की भी पुंगी बजा सकते हैं। वो बताता है कि उसने अपने जैसे अन्य लोगों से लड़ने के लिए दुनिया भर में ऐसे कई स्थान बनाए हैं। जो ग्रुप उनका पीछे कर रहा है वो उनकी एबिलिटीज को जानता है और उन्हें एक खतरे के रूप में देखता है। फुको नहीं जानती है कि वो लोग कौन हैं, लेकिन सवालों के लिए भी टाइम नहीं है। एंडी उसको बुलेट प्रूफ और चाकू प्रूफ बनाता है और तो और जहरीली गैस भी उसका कुछ नहीं कर सकती है। वो बताता है कि ये उन पर हमला करने वाले ग्रुप से बचने के लिए है जो उन जैसे लोगों का पीछा कर रहे हैं। उसके अनुसार उन्हें सावधान रहना होगा और हो सकता है कि उनके ग्रुप के कुछ लोग जल्दी उनके पीछे आ जाए। फुको को लगता है कि उनके एस्टेरॉइड वाले स्टंट से वो डर गए होंगे, लेकिन एंडी का मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता है। नेगेटर्स के नाम से फेमस ग्रुप काफी ताकतवर है और इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल है जो दुनिया के नियम को बेकार कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को उनकी अनलक और अनडेड एबिलिटी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की एबिलिटी उनके लिए एक रहस्य बनी हुई है। वो उनके सामने कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए एडी ने फैसला किया है कि उन्हें भागना ही होगा। उसने बताया कि 50 साल पहले उन नेगेटर्स ने उसे पकड़ लिया था और उसके साथ बहुत बुरा किया। उन्होंने उसके शरीर पर लगातार एक्सपेरिमेंट किए और उसने पूरे 10 साल उस लैब में बिताए। एडी इस बात के बारे में सोचता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन फुको को पकड़ लेती है तो वह उसके साथ क्या करेगी। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसके अल्लक की पहेली को सुलझाने के लिए कितनी सारी जिंदगियों का बलिदान दिया जाएगा। एंडी अपनी बेकार सी कल्पना के साथ सोचकर बोलता है कि वह फुको के शरीर के कुछ हिस्सों को काटकर चेक करेंगी कि क्या उसका अल्लक उससे अलग हुए बॉडी पार्ट्स के जरिए भी काम करेगा। ये सारी डरावनी बातें सुनकर फुको तुरंत एंडी के साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है। वो तेजी से आगे बढ़ते हैं उनकी सुंदर मोटरसाइकिल पर और एंडी दिखाता है कि स्थिति कैसी भी हो वो खुश रह सकता है। उनके पास कोई क्लियर डेस्टिनेशन नहीं है और एंडी की योजना चलते रहने की है। फुको को डर है कि उनकी योजना की कमी के कारण उन्हें पकड़ लिया जाएगा, लेकिन एंडी ने उसे आश्वस्त किया कि वह उसे तब तक मरने नहीं देगा जब तक कि वह उसके प्यार में पागल न हो जाए, जिससे उसके अल्लक का सबसे बड़ा झटका निकलेगा। फुको हैरान है कि वह अभी भी उसके लिए उसकी भावनाओं को विकसित करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन आत्मविश्वास से भरपूर हमारा मेन कैरेक्टर एंडी उसे आश्वासन देता है कि ये वास्तव में होगा और जब होगा तो वो अच्छे से करेगा, बात अच्छे से करेगा। अचानक आसमान फट जाता है और एक वर्क गेट दिखता है। वही लोग जिन्होंने 50 साल पहले एंडी को पकड़ा था अचानक उस वर्क गेट से आते हैं। उसमें से कोई बड़ी सी चीज बाहर निकलती है और एंडी तुरंत उसे यूनियन के रूप में पहचान लेता है। एक विशाल रोबोट एंडी पर हमला करता है।
फूको एंडी के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे किसी ने रोक दिया, जिसे पता है कि वो एंडी को पसंद करती है। फूको अपने पैरों को हिला नहीं पा रही है और वो डॉगी स्टाइल पोजीशन में फंस जाती है। पहले एंडी और अभी ये नया बंदा सब फूको की रेल बनाने में लगे पड़े हैं यार। रोबोट आदमियों की लड़की का खात्मा करने के लिए बोलता है, क्योंकि उनका मिशन अंडर को पकड़ना और लड़की का खात्मा करना है, लेकिन वो डॉग स्टाइल पोजीशन में बिजी है। मेरा मतलब है कि वो फूको से बात करने में बिजी है। एंडी सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर अचानक हिलना बंद कर देता है। फूको एंडी को समझाती है कि उसके पीछे वाला लड़का ही है जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन एंडी ने नोटिस किया कि वो अपने हाथों को हिला सकती है, बस उसके पैर ही हैं जो हिल नहीं रहे हैं, इसलिए दोनों अलग हैं। एंडी बताता है कि ये दोनों मूवमेंट को रोकने वाले नेगेटर्स हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक जैसे लगते हैं। हालांकि दोनों की एबिलिटी और रेंज अलग अलग है। रोबोट ने अपने सूट की मदद से उसको हिलने से रोक दिया है और उसे लगता है कि नीले बालों वाला लड़का फूको की डॉगी स्टाइल पोजीशन के लिए जिम्मेदार है। पर परेशानी की बात ये है कि एंडी को पता नहीं है कि उनकी एबिलिटी कैसे काम करती है। मोटी गर्दन वाला आदमी एंडी की नॉलेज से इम्प्रेस है कि एंडी ने इतना कुछ समझ लिया है। हालांकि वो बताता है कि ये जानने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, पर एंडी को उसकी किसी भी बात की परवाह नहीं है। एंडी को चेक करने के लिए एक मुक्का अपने मुंह पर लेता है और उसे पता चलता है कि मुक्का खाने के बाद वो अपने शरीर को हिला पा रहा है। वो समझ गया है कि उसको मुक्के खाने होंगे और फिर खुद को ठीक करके हमला करना होगा रोबोट पर। रोबोट एंडी को बेवकूफ कहता है और उसे मुक्के मारना जारी रखता है। नीली बालों वाला लड़का एंडी से प्रभावित है और उसे पता है कि एंडी काफी दर्द सहन कर सकता है, लेकिन उसे लगता है कि एंडी का लड़ने का तरीका ठीक नहीं है। फूको निराश है और सोच रही है कि क्या उनके जैसे लोग हमेशा उनका पीछा करते रहेंगे। और बंदा बताता है कि अगर वो भागते रहेंगे तो हाँ। उसने बताया कि जो मीटेरॉइड था उसने उनका कोई फायदा नहीं किया, बल्कि उनके पकड़ने वाले लेवल को 5 से 8 कर दिया। अब चाहे वो कितने भी भागे, जब तक वो पकड़े नहीं जाते हैं उनके पीछे लोग लगे रहेंगे। फूको ये सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो भी तो नेगेटर है, तो उनका पीछा क्यों नहीं किया जाता जैसे एंडी और उसका पीछा किया जा रहा है। तभी रोबोट अपने मुक्के की ताकत को बढ़ाने के लिए बूस्टर्स का उपयोग करता है, जिससे एंडी का सिर उसकी खोपड़ी से अलग हो जाता है। मोटी गर्दन वाला आदमी फूको की जिज्ञासा को देखकर खुश होता है। वो अपना नाम शेन बताता है और रोबोट उसे फूको के सवालों का जवाब देना बंद करने के लिए कहता है, पर शेन का मानना है कि उसे सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए वो बताता है कि यूनियन नाम का एक ग्रुप है जिसमें 10 मेंबर हैं जो अजीब और खतरनाक चीजों को ढूंढ के उनको कंट्रोल करते। यूनियन ज्वाइन करने के बाद नेगेटर्स के पीछे तब तक कोई नहीं लगता है जब तक वो अपना मिशन अच्छे से पूरा करते हैं। मेंबर्स बनने के लिए उन्हें कुछ टेस्ट पास करने होंगे। फूको उनके साथ ज्वाइन करके सेफ होने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन रोबोट उसे धमकी देता है कि कोई सीट खाली नहीं है। जब तक कोई वैकेंसी नहीं होती है टीम जैसी है वैसी रहेगी। कोई भी नेगेटर जो मेंबर नहीं है उसे यूए में माना जाएगा, जो दुनिया के लिए खतरा है। रोबोट फूको का खात्मा करने ही वाला होता है, लेकिन एंडी उसे बचा लेता है। उसने सब कुछ सुन लिया है और एंडी ने फैसला किया है कि वो शिकार बनने की बजाय शिकार दल में शामिल होगा। वो उत्साहित है और उनके पीछे लगे 2 नेगेटर्स को हराकर टीम में अपने लिए जगह बनाने का प्लान बनाता है। उसे पता नहीं है कि टीम में शामिल होने के बाद उन्हें कौन से मिशन दिए जाएंगे। एंडी फूको का हौसला बढ़ाता है और बताता है कि वो उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करेगा। फूको शर्माना शुरू कर देती है और उसकी गुफाओं से पानी निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि एंडी नंगू है और उसका कुछ न कुछ तो उसे टच कर रहा है। सारी बातें सुनकर फूको शर्मा जाती है और उसका पकड़ लेती है। नोटी हो रहा। मेरा मतलब है कि उसकी छाती पर हाथ रखती है। वो कुछ और छूना चाहती थी, लेकिन इससे एनीमे 18+ हो जाता है, इसलिए उसने बस छाती को छुआ। रोबोट बोलता है कि लड़की ने नंगे आदमी का पकड़ लिया है, लेकिन शेन बताता है कि बस उसने उसकी छाती को टच करा, इसलिए अनलक बहुत बड़ा नहीं होगा। खुद को एंडी से दूर करने के बाद फूको बताती है कि उसका अनलक आ रहा है और वो काफी बड़ा होगा। वो बोलती है कि बड़े अनलक का मतलब ये नहीं है कि वो एंडी को प्यार करने लगी है, बस वो उसकी इज्जत करती है। रोबोट शेन को लड़की के पीछे जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके ऑर्डर्स नहीं मानता। फूको अपनी भावनाओं को बताना जारी रखती है, जबकि एंडी अनलकी घटना के लिए तैयार है। वो एक बार फिर कहती है कि उसे एंडी से प्यार नहीं हुआ है। तभी ट्रॉकुल अचानक एंट्री लेता है और एंडी दोनों बदमाशों से कहता है कि अब उनके जाने का टाइम आ गया है। एक धमाका होता है, लेकिन दोनों बदमाश बच जाते हैं और एंडी उन्हें अपने पीछे लगा लेता है। वो बताता है कि जब उनके जैसे नेगेटिव्स का सामना करना होता है तो ये पता लगाना जरूरी है कि वो क्या नेगेट कर रहे हैं। एंडी ने अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करके पता लगा लिया है कि जब रोबोट हमला करने वाला होता है तो वो अपने सामने वाले की बॉडी को हिलने से रोक देता है, जिससे वो उसके हमले से नहीं बच पाता है। इसलिए उसकी एबिलिटी है
अनअवॉइडेबल। हालांकि शेन की एबिलिटी अभी भी एक रहस्य है, क्योंकि वे बिना कुछ किए ही फूको को रोकने में कामयाब रहा है। वो छुपे रहने का फैसला करता है और हमला करने के लिए आइडिया सोचने लगता है। एंडी एक हमले की तैयारी करता है, लेकिन ये देखकर हैरान हो जाता है कि पूरी बिल्डिंग डायनामाइट से भरी हुई है। रोबोट फूको से परेशान हो जाता है और कहता है कि उसकी अनलकी एबिलिटी उनके लिए डिजास्टर है। जब तक उन्हें पता न चले कि क्या होने वाला है, वो एंडी का खात्मा करने का फैसला करते हैं, लेकिन एंडी उसको पीछे से धप्पा करता है। एंडी उसे उसके हाथ को घर ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके शरीर के हिस्से 30 सेकंड बाद गायब हो जाते हैं। एंडी अपनी उंगली काट कर अपने अगले हमले के लिए तैयार हो जाता है। वो रोबोट को अलविदा कहता है और उसकी उंगली गोली की तरह उसके सर के आर पार हो जाती है। एंडी इस एबिलिटी को पार्ट्स बुलेट कहता है। वो अपनी रीजनरेशन एबिलिटी से अपने बॉडी पार्ट्स को शूट कर सकता है। दुर्भाग्य से रोबोट एंडी की रीजनरेशन एबिलिटी से बच नहीं पाया। शेन वहां आता है, रोबोट की डिस्ट्रक्शन को देखकर हैरान हो जाता है। शेन एंडी की फाइटिंग एबिलिटी से इम्प्रेस हो जाता है। एंडी से बोलता है कि अगला नंबर उसका है, लेकिन शेन ने उसे बताया कि उसने टीम में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। एंडी कहता है कि उसने अभी अभी फूको के लिए टीम में जगह पक्की की है, लेकिन उसे अभी भी अपने लिए एक जगह की जरूरत है। शेन लड़ाई के लिए तैयार है और एंडी सोचने लगता है कि उसकी एबिलिटी कैसे काम करती है। एंडी इसका पता लगाने के लिए तैयार है, चाहे उसको कितनी भी बार मरना पड़े। एंडी अपने राइट वाले पैर से शेन पर हमला करता है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि उसने लेफ्ट वाले पैर से हमला किया है। जैसे ही फूको आती है, वो एंडी और शेन को लड़ते हुए देखती है। शेन बहुत खुश है और बताता है कि एंडी कितना अद्भुत है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि कोई उस तक पहुंच भी सकता है, और वो उसके साथ रेगुलर फाइट करने के बारे में सोचता है। फूको उनकी बढ़ती हुई दोस्ती देखकर हैरान है। एंडी का मानना है कि शेन उसे चढ़ा रहा है। फूको ने एंडी की तलवार फेंकी और एंडी को पता लगा कि शेन की एबिलिटी हर काम को उल्टा करवाती है। शेन जानबूझकर अपनी कमजोरी दिखाता है और दूसरी तरफ से हमला करने की तैयारी करता है। राइट का लेफ्ट, ऊपर का नीचे। ये काफी परेशान करने वाली बात है, लेकिन यही है उसकी एबिलिटी। एंडी अपनी गर्दन से तलवार पकड़ता है और लड़ाई को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो स्टैचू की तरह रुक जाता है। शेन ने उसे समझाया कि केवल एक सेकंड के लिए। एंडी उस पर हमला करने के लिए रुक गया कि हमला करे या नहीं। शेन आश्चर्यचकित है कि 200 सालों बाद भी जब किसी को खत्म करने की बात आती है तो वे अभी भी झिझकता है, या फिर वो फूको के सामने किसी को मारना नहीं चाहता है। शेन लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन फूको उसके अनलक के साथ बीच में घुसने की कोशिश करती है। हालांकि शेन आसानी से उससे बच जाता है। शेन अपनी एबिलिटी को गुप्त रखता है और बोलता है कि वो भाग नहीं पाएंगे और छुप भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी एबिलिटी उनके गहरे मन के अंदर काम करती है। एंडी फूको को बीच में कूदने के लिए डांटता है, लेकिन वो सिर्फ मदद करना चाहती थी। शेन पूछता है कि उनमें से किसे टीम में शामिल होना है, और एंडी तुरंत फूको को चुनता है। वो टेस्टिंग के लिए लैब में जाने के लिए तैयार है, लेकिन फूको उसे अतीत की याद दिलाती है और सवाल करती है कि वो खुद को एक बार फिर से क्यों फंसा रहा है। अगर वो चाहे तो वो उसमें फंसा सकता है। एंडी का मानना है कि वो लैब में लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगी और उसे चिंता न करने के लिए कहता है। हालांकि वो उसके मंडे से पहले बाहर निकल जाने की गारंटी देता है, भले ही तब तक वो एक बूढ़ी बदसूरत बुढ़िया ही क्यों न बन जाए। वो उसका दिल और उसका पिछवाड़ा जीतने का वादा करता है। एंडी उन दोनों को जाने के लिए बोलता है, लेकिन फूको उन्हें एक पल के लिए रुकने के लिए कहती है। फूको ने शेन को दूसरी ओर देखने के लिए कहा, लेकिन उसने बताया कि वह ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे उसकी एबिलिटी बंद हो जाएगी। वह उससे कहती है कि उसे ऐसा करना ही होगा, और ये कहकर सभी को चौंका देती है कि वो एंडी के साथ टपाटप करने वाली है। एंडी उसे याद दिलाता है कि उसे पहले उसके प्यार में पड़ना होगा, लेकिन फूको ने जवाब दिया कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है और उसने कभी रोमांस का अनुभव नहीं किया है। उसे पता नहीं है कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं बनी हैं या नहीं, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति है जो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है, भले ही इससे उसे चोट लगे। इसलिए वो उसे पीछे नहीं छोड़ सकती है, बिना उस चीज का सेक्रीफाइस किए जो उसको उसके लंबे और बोरिंग जीवन से छुटकारा दिला सकती है। वो उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ ये सब देखकर शेन की हंसी निकल जाती है। शेन को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि एक ही दिन में वो दोनों कितने करीब आ गए हैं। उनकी जोड़ी इतनी मजबूत है कि शेन का मानना है कि उन दोनों को अलग करना एक गलत बात होगी। शेन एक सौदा करने के लिए तैयार है। वो उनसे अपनी टीम के किसी मेंबर्स को मरवा देगा और बदले में वो उन दोनों की बात करेगा बाकी टीम मेंबर से। लेक बिलाक में 3 दिनों में एक लाल टाई और एक निशानी के साथ एक टीम का सदस्य एक यूएमए की जाँच करेगा। यदि वो इस मेंबर को खत्म कर देते हैं तो उनका काम हो जाएगा। जाने से पहले वो उन्हें चेतावनी देता है कि उनकी यात्रा में अभी भी कुछ लोग
उनका पीछा करेंगे। वो उनकी सुरक्षा की कामना करता है और आशा करता है कि वो बाद में फिर से मिलेंगे। फुको उसकी दया से हैरान है और एंडी बताता है कि ये उसके चालाक मन की वजह से है। फुको एंडी को आश्वासन देती है कि वो अपने ऑफर के बारे में गंभीर है, लेकिन एंडी एक महान ईमानदार व्यक्ति चीजों को इस तरह से हासिल नहीं करना चाहता है। वह उसे दोबारा ऐसा स्टंट न करने के लिए कहता है और वो मान जाती है। उनकी अगली डेस्टिनेशन रशिया है, लेकिन फुको बताती है कि उसके पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। सब ठीक है क्योंकि एंडी के पास तो पैंट भी नहीं है और वैसे भी उसको प्लेन की सवारी करना पसंद नहीं है। उनकी योजना के अनुसार वो नगाड़ा तक तेज स्पीड पे जाएंगे, जहां वो नौका पर सवार होकर एक रूसी बंदरगाह की ओर निकल पड़ेंगे। वहां से वो एक जेट प्लेन में बैठकर रूसी के लिए उड़ान भरेंगे, जहां उन्हें फाइट में हेल्प करने के लिए युद्ध के समय के अपने कुछ पूर्व साथियों को काम पर रखने का सोचता है। फिर वो झील के किनारे अपने टारगेट के इंतजार में लेटेंगे और उसे खत्म कर देंगे। रशिया में काफी सारे माउंटेन ड्यू हैं और माउंटेन ड्यू सुनकर एंडी काफी खुश है। उसे ये जानकर खुशी हुई कि फुको 18 साल की है, जो रशिया में माउंटेन ड्यू पीने की उम्र है, और उसने वादा किया कि उनका मिशन पूरा होने के बाद वो एक साथ पार्टी करेंगे। और ये वीडियो यहीं खत्म होती है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।